हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी चैनल सिविल सर्विस मनिया में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन टेरिटरी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आर्टिकल पार्ट 1 के आर्टिकल 1 to 4 मेंशन किए गए हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलिए डिस्कशन करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 कहता है डील विथ नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो जितने सारे यूनियन है उसके नेम एंड टेरिटरी के बारे में आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है। इंडिया जो कि हमारे भारत है, साल भी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जितने सारे स्टेट्स हैं राज्य है उनको कुल मिलाकर भारत बनता है। एंड हमारे फर्स्ट शेड्यूल में भी आर्टिकल 1 में हमारे फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ के बारे में भी स्पेसिफाई किए गए हैं। तो फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन कौन चीज़ों के लेकर बनाया गया है? जितने सारे राज्य हैं उनको लेकर, प्लस फर्स्ट शेड्यूल में जितने सारे यूनियन टेरिटरीज़ में स्पेसिफाई किए गए हैं उनको लेकर, एंड थर्ड में जितने सारे अदर टेरिटरीज़ हैं जिनको आगे एक्वायर किए गए हैं या फिर किए जाने वाले हैं, वो सब यूनियन टेरिटरी, वो सब इंडियंस भारत के अंदर ही मेंशन किए जाएंगे। फिर सेकंड, जो वाई कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन नॉट फेडरेशन। हमारी जो कंट्री है उसको यूनियन डिस्क्राइब किया गया है, ऑल्दो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर है। फेडरल इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारे जितने सारे राज्य हैं वो कुल मिलाकर हमारे भारत बनता है, लेकिन हमारे उनको अपना एक ऑटोनोमस पावर दिया गया है, उनका एक राइट्स दिया गया है, जिस राइट्स को लेकर वो अपने राज्य में प्लानिंग बना सकते हैं, अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। उनको कुछ अपने राज्य के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं। इसलिए जब ये बात पूछा गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कि वाई आवर कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन नॉट फेडरेशन, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो उन्होंने 2 ही रीजन बताए जिसके वजह से यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, प्रेफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो पहला ये है, हमारे जो फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन है, वो जितने सारे राज्य को लेकर बनाया गया है उनके बीच में कोई कुछ एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन में होती है। और सेकेंडली, हमारे जो स्टेट्स हैं, जितने सारे स्टेट्स हैं, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं है कि हमारे भारत से वो अलग हो सके। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है द फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडेस्ट्रक्टेबल। उनका पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो हमारे भारत से अलग हो सके, खुद को डिस्ट्रॉय कर सके, खुद एक कंट्री बन सके, खुद एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बन सके, कोई राइट्स नहीं है। तो इसीलिए मतलब जितने सारे राज्य हैं उनको डिवाइड किए गए हैं इन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इजीली हो सके, इसी वजह से सबको अलग किए गए हैं। नहीं तो कुल मिलाकर हमारे कंट्री जो है वो एक ही कंट्री है, मतलब कोई भी राज्य को अलग नहीं दिखा जाता, सब हमारे कंट्री के अंदर ही है। The union territories and the acquired territories are directly administered by the central government. हमारे जो जितनी सारी यूनियन टेरिटरीज है और एक्वायर्ड टेरिटरीज है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों से एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पांडिचेरी। ठीक है, जिनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, फिर बिकॉज द लेटर, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 में बताया गया है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर कुछ न्यू स्टेट्स को एस्टेब्लिश करना होता है वह आर्टिकल 2 के
तरफ से होगा। पार्लियामेंट विल बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट को जो भी लगेगा, जिस बैकग्राउंड के हिसाब से लगेगा ये ठीक है, एक नए राज्य बना लेना चाहिए या फिर एडमिशन कर लेना चाहिए एक नए राज्य को, तो वो कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। द पावर टू एडमिट, वो यही सब लिखा गया है इसमें कि आर्टिकल 2 में जो 2 पॉइंट्स है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडियन न्यू स्टेट्स एंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2 की तरफ से होगा। देन पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 हम देखेंगे। आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। हमें अगर न्यू स्टेट्स बनानी होगी या फिर अल्टर करनी होगी एरियाज, मतलब किसी एक की एरियाज़ को, स्टेट्स की एरियाज़ को हम एक दूसरे एरिया से मिलाकर एक न्यू स्टेट्स अगर बना सकते हैं। बाउंड्रीज अगर एक्सचेंज करनी होगी या फिर एक पुराने स्टेट्स की नेम को एक नई स्टेट्स की नेम पे एक नई नेम देना होगा, तो वो आर्टिकल 3 के तहत से किया जाएगा। यहाँ पे वही सब मेंशन किए गए हैं क्या क्या कर सकते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अगर किसी एरिया की स्टेट की एरिया बढ़ाना चाहते हैं या फिर डिमिनिश करना चाहते हैं, वो सब हम आर्टिकल 3 की तरफ कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 में कुछ कंडीशंस भी हैं। वो कंडीशन क्या है? हम अगर कोई भी स्टेट्स की एरिया बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं या फिर नेम चेंज करना चाहते हैं, हमें वही सब मेंशन किए गए हैं इसमें, वही सब लिखा गया है। वो पॉइंट करके मैं वो सब लिख चुकी हूँ आपसे, आप दे सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? वो राज्य के लेजिस्लेचर को हम प्रेसिडेंट की तरफ से रिकमेंड करना होगा। ठीक है। और ये बात स्टेट लेजिस्लेचर को जो हम कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करेंगे, रेफर करेंगे, वो बाउंड नहीं है कि उनका एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्ट, ये सब बाउंड नहीं है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हो या फिर पार्लियामेंट हो। देखा यहाँ पे लिखा है इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, वो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेंटर को करना होगा, पार्लियामेंट को करना होगा, तो वो ज़रूर करेंगे। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से इसको हम पूछ लेते हैं। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में कुछ हम चेंजेस किए जाएंगे, वो कंसर्न यूनियन टेरिटरीज को कोई भी रेफरेंस नहीं भेजा जाएगा। पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को जो भी ठीक लगेगा वो सब करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारी जो इंडियन फेडरेशन है, इंडियन कंट्री है, इंडिया कंट्री, उसे कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ जितने सारे राज्य हैं, जितने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अंदर अगर कोई भी बदलाव हम करना चाहते हैं तो हम उनके विदाउट देयर कंसेंट कर सकते हैं। उनको बिना पूछे कर सकते हैं, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है। उनको बताते हैं हम कि पार्लियामेंट बताता है कि हम ऐसा करने वाले हैं, बता के करते हैं, लेकिन उनके कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो पिछले स्लाइड में हम पढ़े ना, वो रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसीलिए कहा जाता है इंडिया जो है डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। ठीक है। एक राज्य अगर चाहे क्या वो भारत को डिस्ट्रॉय कर सकता है? भारत में कुछ बदलाव कर सकता है? इंडिया में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये फ्रेज बोला जाता है। लेकिन यूएसए गवर्नमेंट में वो उल्टा होता है। उसमें क्या है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे गारंटी नहीं देती कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे गारंटी देती है अमेरिकन फेडरेशन। वो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर स्टेट्स
कैन नॉट फॉर्म इन न्यू स्टेट्स और अल्टर द बॉर्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। वो अल्टर नहीं कर सकते विदाउट देयर कंसेंट। इसलिए अमेरिकन फेडरेशन को बोला जाता है एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। नेक्स्ट आर्टिकल 4 की तरफ पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 में कहा गया है जितने सारे आर्टिकल्स 2 और 3 में जो भी हम पढ़े हैं वो कंसिडर्ड एज वो अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होगी अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में जो भी बदलाव किया जाएंगे आर्टिकल जितने सारे हमारे बॉर्डर से अगर हमें अल्टर करना है एरियाज या फिर बाउंड्रीज और एक नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स अगर कुछ चेंजेस बदलाव करने हैं तो आर्टिकल 368 के तहत से हम उसे अमेंडमेंट नहीं धरेंगे। ठीक है, आर्टिकल 368 में क्या हुआ होगा? सिंपली मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सिंपल प्रोसीड्योर के हिसाब से चलेगा और मेजोरिटी लोकसभा हो राज्यसभा हो वो मेजोरिटी हिसाब के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हुआ था एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। आप देख सकते हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2015 में, जहाँ पे कुछ चेंजेस एक्सचेंज हुए थे इंडियन टेरिटरीज एंड बांग्लादेश के टेरिटरीज में। इंडिया के 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को गए थे एंड बांग्लादेश को 51 एनक्लेव्स इंडिया को आए थे। एंड यहाँ पे कुछ ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशंस इन्वॉल्व हुए थे एंड डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच। ठीक है, यहाँ पे जो 3 हुआ था वहाँ पे आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा के टेरिटरीज के भी प्रोविजंस के टेरिटरीज को भी इंक्लूड उनको इन्फॉर्म किया गया था उनको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे तो ये फास्ट हुआ था। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया बांग्लादेश जब पहले हमारे जो इंडिपेंडेंट एक्ट था 1947 उससे पहले जो बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे क्या हुआ, बहुत जल्दबाजी में वहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिए गए। तो रेडक्लिफ हमारी जो बाउंड्री है इंडिया एंड बांग्लादेश की कॉमन लैंड बाउंड्री है 4096 किलोमीटर्स की। तो बांग्लादेश को तो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था ना, तो वहाँ पे रेडक्लिफ अवार्ड 1947 के हिसाब से वो डिटरमाइन किया गया था। उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स है, कुछ रीजन्स छूट गए थे वो जो इंक्लूड नहीं हुए थे। फिर बेके अवार्ड 1950 में आया जो कुछ रिजल्ट हुआ, फिर भी बहुत कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद नेहरू नून एग्रीमेंट हुए 1958 में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट होना शुरू हो गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक क्लिप यहाँ पे जॉइंट किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आज हमारे हिस्ट्री के हिसाब से आप लोगों को अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो फिर हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जब हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनी 1947 में तो हमारे जितने सारे टेरिटरीज थे उनके पास प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास 3 ऑप्शंस थे। आइदर वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे या फिर वो लोग इंडिपेंडेंट रह सकते थे। या इसके तहत 552 हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे। आप लोग को ये फिगर याद रखनी होगी। 552 स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे 549 तो ऐसे ही इंडिया के साथ ज्वाइन कर गए, लेकिन 3 जो थे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर वो इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए मना किए। तो आप लोग को पता होगा हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अगर मैं वो सब कुछ डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, तो आप लोग मुझे पिटना शुरू कर दोगे, गालियाँ देना शुरू कर दोगे, इसलिए मैं बहुत फटाफट उसको ख़त्म करती हूँ। आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए, बहुत कम समय में बहुत कुछ चीज़ें जानना होता है, इसलिए पहले कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब मैं हिस्ट्री को पढ़ाऊँगी तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो हैदराबाद स्टेट क्या हुआ, पुलिस शासन के हिसाब से वो इंडिया के साथ मिल गया, पुलिस शासन करनी पड़ी।
जूनागढ़ थ्रो रेफरेंडम हुआ और कश्मीर जो हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा हमारे इंडिया के साथ घुल मिला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट रीजन से डिमांड आना शुरू हो गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनने के लिए डिमांड आना शुरू हो गया। तो उसके लिए इसके धार कमेटी बनी जो एग्जामाइन करे कितना फिजिबिलिटी है एक लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट को बनाना। तो उन्होंने क्या किया, वो इसके धार कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, वो इस फैक्टर को लैंग्वेज फैक्टर को लेकर स्टेट बनाने के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद जेबीबी कमेटी बनी। आप याद रख सकते हैं जेबीबी कमेटी क्यों हुआ, क्योंकि इस पे जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे एंड ये जो पी है पट्टा भाई सीतारामैया थे, तो इसलिए इसका नाम हो गया जेबीपी कमेटी। तो इन्होंने भी मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बनाना, स्टेट को रिकॉग्नाइज देना। तो लेकिन फिर भी किसी भी वजह से फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गई आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बन गई। तो आंध्र प्रदेश बनने के बाद ना डिमांड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अदर स्टेट्स को भी, जैसे कि हमारे उड़ीसा था, उसको भी लैंग्वेज बेसिस पे बनाना चाहते थे। बहुत तकलीफ़ करनी पड़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को वो सब करने के लिए। हमारे साथ बहुत लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बनती है बहुत इमोशंस जुड़ी होती है, बहुत फीलिंग्स जुड़ी होती है। लेकिन हमें तो एक यूनिटी चाहिए, एक इंटीग्रिटी चाहिए। लेकिन हम इसी बेसिस पे, हमारे तो इंडिया बहुत सारे लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे लैंग्वेज है यहाँ पे। तो सब अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाना शुरू कर दिए तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर एक कमेटी ने इसी बात को समझा और फिर एक फजल अली कमीशन आई। लेकिन फजल अली कमीशन एक्सेप्ट किया, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली इस चीज़ को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वन लैंग्वेज वन स्टेट, इस वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो कितने सारे लैंग्वेज हो जाएंगे, कितने सारे स्टेट्स हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेट करना। उसके बाद तो उन्होंने कहा फोर मेजर फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो फोर फैक्टर क्या था, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हमारे यूनिटी को प्रिजर्व करना है, स्ट्रेंथन करना है एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, उस बेसिस पर हमें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन करनी है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी भी रखनी है वहाँ पे। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी करनी है। ठीक है, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की अच्छे के लिए भी वो भी देखना है इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज ए होल। देखिए फिर क्या हुआ, न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर 1956। 1956 के बाद कैसे कैसे न्यू स्टेट्स, मैंने ऐसा एक मतलब सिंक्रोनाइज करके ऐसा एक बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने ये जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो सबको गुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी कंसाइज मैनर में बनाई है। आपको दूसरे कुछ पीडीएफ वगैरह दूसरा कुछ मटेरियल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस पॉइंट्स को, इस चैप्टर को इसी तरह पॉइंट में रिमाइंड कर लेंगे तो आपको अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही सब कुछ इसमें ही है। इसमें कुछ किसी एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी नहीं है जो इसमें नहीं है, तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए पहले 1956 में 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था, लक्षद्वीप का नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीप आइलैंड्स। मणिपुर, त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब चेंजेस हुए, बदलाव हुए, वो सब स्टेट्स बने। 1960 में बॉम्बे डिवाइड हो गया महाराष्ट्र गुजरात में, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो गया। 1961 में दादरा और नगर हवेली यूनियन टेरिटरी बन गए। 1962 में गोवा, दमन दीव यूनियन टेरिटरी बन गए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 1962 में पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी हो गई, जो कि फ्रेंच की अंडर में थी। फ्रेंच इंडिया को हैंडेड ओवर की 1954 में।
फिर 1963 में नागालैंड फॉर्म हुआ। 1966 में पंजाब डिवाइड हो गई हरियाणा एंड चंडीगढ़ में। हरियाणा एक स्टेट बन गई, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बन गई। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश जो कि एक यूनियन टेरिटरी था उसको और उसकी प्रमोशन हो गई एक स्टेट के हिसाब से। फिर 1972 आपको इस क्रोनोलॉजी में आप याद रह सकते हैं अगर चाहे तो कौन सी 17th स्टेट बनी, कौन सी 18th स्टेट बनी, वो आप याद रख सकते हैं टेबल बनाकर। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय वो 3 स्टेट्स बन गई। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वो ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई। ओरिजिनली इन दोनों को क्या कहा जा रहा था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। वो यूनियन टेरिटरीज तो नहीं थे, उनको कहा जा रहा था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उसमें उनका मतलब प्रमोशन हो गया यूनियन टेरिटरीज को। 1975 में सिक्किम एक फुल फ्लेज स्टेट बन गई जो कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया कहा जा रहा था। देन 1987 में मिजोरम बन गई एक स्टेट्स। देन अरुणाचल प्रदेश और गोवा भी बन गई 25th स्टेट। देन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बनी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बनी, झारखंड बिहार से बनी। 2014 में तेलंगाना डिवाइड हो गया आंध्र प्रदेश से लिंग्विस्टिक बेसिस पर। फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, आप लोग को पता है जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हो गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में। जम्मू कश्मीर की जो कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट है वो आ गई लद्दाख में। ठीक है, इसी तरह बाय 2019 हमारे बन गए 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इसी तरह से आप देख सकते हैं चेंजेस ऑफ नेम्स। हमारे पहला था यूनाइटेड प्रोविंस, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में। वो चेंजेस होके बन गई उत्तर प्रदेश 1950 में। मद्रास हो गए तमिलनाडु में, उसका पहला नाम था मद्रास। मैसूर का कर्नाटक का पहला नाम था मैसूर, वो चेंज हो गया 1973 में। लक्षद्वीप का पहला नाम था, मैं बता रही थी आपको, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनद्वीप था। उसके बाद नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसका पहला नाम था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देन उत्तराखंड का पहला नाम था उत्तरांचल, 2006 में वो बन गया। पुडुचेरी का पहला नाम था पौंडीचेरी। देन उड़ीसा, मैं आप लोग को बता दूं मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई स्टेट, दिस इज उड़ीसा। आप लोग को पता होगा आजकल उड़ीसा बहुत ही न्यूज़ में आ रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जहाँ पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, हर एक तरफ सिर्फ उड़ीसा के नाम अब चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2011 में। ठीक है, इसी तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गई एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप लोग पेशेंसफुली मेरे लेक्चर को सुने। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग अच्छा लगे तो आगे मैं इस तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो मैं नीचे लिंक में दे दूँगी इसका PDF। आप लोग चाहे तो टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट भी, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। वहाँ पे हम आगे आगे बहुत सारे प्लानिंग है मेरे, क्या क्या करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में उतरी हूँ एंड आई होप कि आप लोग मुझे बहुत सारे विशेष और बहुत सारे सपोर्ट भी मिलेगी आप लोगों से। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। नीचे यहाँ पे जो बेल आइकन के बटन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा ताकि जो न्यू वीडियोज़ आए, रिकमेंडेशन आप लोगों को पहले जाए। तो आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।